नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 16 अगस्त। सभी लोग जानते हैं कि आज 16 अगस्त भी है और आज से कुछ नया क्रिएटिव करने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, आज सेट 19 है, ऑलरेडी सेट 18 तक ऑलरेडी मैं करवा चुका था। दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण आज आप लोग को अवेलेबल नहीं हो पाया, वैसे पेपर ही नहीं आया तो अवेलेबल कहाँ से होगा, लेकिन खैर कल से फिर मिलेगा। कल मॉर्निंग से हमारे साथ फिर एनालिसिस करेंगे दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण का। ठीक है, अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो मैं फिर अपील करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दिया होता है, उस लिंक पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट संस्थान से आप लोग जुड़ जाएंगे। और युक्ति आईएएस फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा आप लोग के लिए जो भी मैटर होगा हमेशा अवेलेबल कराने का काम करेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम सबसे पहले टॉप 10 क्वेश्चंस पे आज हम बात करते हैं। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, चाहे राष्ट्रीय हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो, चाहे नेशनल इशू हो, चाहे इंटरनेशनल इशू हो, हर मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे। तो इसका सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, हालांकि आंसर मुझे नहीं दिखाना है अब आप लोग को। चलिए, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, पीएम दक्ष नाम से एक पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन का अनावरण किया गया है, तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, ए पोर्टल एंड मोबाइल एप्लीकेशन हैंड पीएम दक्ष हैज बीन डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है कि पीएम दक्ष जो है नाम का एक पोर्टल जो है मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, उसका अनावरण किया गया, उसका क्या मतलब है? तो उसका जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन है अनावरण किया है, किसने किया है, किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस के द्वारा किया गया है, नेशनल पेमेंट सिस्टम के द्वारा किया गया है, विप्रो के द्वारा किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। सबसे पहले पीएम दक्ष क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले ये जानो इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया है। तो इसका सही जो आंसर है वो आंसर है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के द्वारा किया गया है, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के द्वारा किया गया। ई गवर्नेंस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक अभिशासन, गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? अभिशासन होता है। ऑलरेडी आप लोग को पढ़ना भी है, क्योंकि आजकल तो अभिशासन जो है नैतिकता की बात की जा रही है, अभिशासन की बात की जा रही है, गुड गवर्नेंस की बात की जा रही है, तो उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो पीएम दक्ष नाम का एक पोर्टल जो लॉन्च किया गया है वो जो किया गया है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के अंतर्गत किया गया है। चलिए हम इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। तो देखिए, एक्सप्लेनेशन ये है कि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री पहले कौन थे? पहले तो थावरचंद गहलोत साहब थे, लेकिन अब तो खैर नहीं थे, अब तो ट्रांसफर हो गया उनका, अब तो प्रमोशन हो गया, अब तो राज्यपाल बन चुके हैं। लेकिन केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने पीएम दक्ष नाम से एक पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन का अनावरण किया है। तो आपको जानना चाहिए कि जो पीएम दक्ष आया है वो किस डिपार्टमेंट के थ्रू आया है, या किस डिपार्टमेंट के अंदर का डील किया जाता है उसको, क्योंकि आजकल परीक्षाओं में ये भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप यूपीएससी की जब परीक्षा देंगे उसमें देखेंगे 1 2 3 4 जो लिखा रहता है, 1 2 सही है, 2 3 सही है, इस तरह के क्वेश्चन खूब देते हैं कि निम्नलिखित में से पीएम दक्ष का अनावरण जो है इस मंत्रालय के थ्रू किया गया है, या इस मंत्रालय के थ्रू किया गया है, या किसके द्वारा किया गया है, राष्ट्रीय जो अभिशासन का बताया मैंने, गवर्नेंस का। इस तरह के क्वेश्चन खूब आपको देखने को मिलेंगे। तो केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री जो आपके डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने पीएम दक्ष नाम से एक पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन का अनावरण किया, यानी कि पोर्टल भी आया है और एक मोबाइल ऐप भी आया हुआ है। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है? आखिर इसका जो पीएम दक्ष लाया गया, दक्षता की जो बात की जा रही है, आखिर इसका उद्देश्य क्या है? तो कौशल विकास योजनाओं को लक्षित समूहों के लिए सुलभ बनाना है। जो इसका मुख्य उद्देश्य है, कौशल विकास योजनाओं, स्किल डेवलपमेंट योजना जो भी है, प्लान्स जो है, उनको लक्षित समूहों के लिए सुलभ बनाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्किल डेवलपमेंट की बात भी मैंने किया है। प्रधानमंत्री दक्ष का मतलब प्रधानमंत्री दक्ष और कुशल संपन्न हितग्राही, प्रधानमंत्री दक्ष और कुशल संपन्न हितग्राही पीएम दक्ष योजना है, और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के और सूचना, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तहत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के सहयोग से इसे विकसित किया जा रहा है। सबसे पहले तो ये भी जानिए कि जो है इसको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के आपके राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन द्वारा विकसित किया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है द्वारा आपका गठित क्षेत्र कौशल परिषदों और अन्य विश्वसनीय संस्थानों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। तो इसको भी आप लोग को जरूर जानना चाहिए। प्रशिक्षण कार्यक्रम में क्या होगा? अप स्किलिंग होगा, री स्किलिंग होगा, अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा, दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा, उद्यमिता जो है विकास कार्यक्रम होगा, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम भी होगा। इसके साथ ही साथ जो है लक्षित समूहों जैसे कि अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और सफाई कर्मी, इन सब में प्रशिक्षणों में शामिल होंगे। तो इसको भी ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है,
अप स्किलिंग होगा, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा, द टारगेट ग्रुप इंक्लूडिंग शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास एंड सफाई कर्मचारी, जो हमारे सफाई कर्मी होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो पीएम दक्ष को आराम से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। किस मंत्रालय के थ्रू होगा, कौन से मंत्री होंगे, ये सब इसमें बताया गया है, तो आराम से इसको पढ़िएगा, राष्ट्रीय गवर्नेंस डिवीजन। चलिए अगला दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है आपका बड़ा खूबसूरत सा क्वेश्चन है, लिंक दिया है युक्ति आईएएस का, इस लिंक को क्लिक कीजिए, डायरेक्ट संस्थान से टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे आप लोग, सारा मैटर आपको वहीं पे मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, चलिए इसको बड़ा कर देता हूं मैं, चलिए ठीक, इतना ही सही है। विश्व हाथी दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, विश्व हाथी दिवस। व्हेन इज वर्ल्ड एलिफेंट डे सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? कौन सा डेट है? परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पूछा जाता है, टाइगर रिजर्व के बारे में पूछा जाता है, हाथी रिजर्व के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 अगस्त, ऑप्शन बी 12 अगस्त, ऑप्शन सी 16 अगस्त, ऑप्शन डी 18 अगस्त, और उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, 8, 12, 16 और 18 कौन सा है इसका सही आंसर? चलिए, तो इसका सही आंसर जो है उसका खूबसूरत सा इंतजार जो आप लोग कर रहे होंगे, इसका आंसर है बी। तो बी का मतलब हो गया 12 अगस्त, यानी कि विश्व हाथी दिवस जो है, वर्ल्ड हाथी जो एलिफेंट डे सेलिब्रेटेड किया जाता है वो 12 अगस्त को किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 12 अगस्त हो जाएगा। ठीक है, एकदम धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, आराम से पढ़िए। बहुत बच्चे मुझे मैसेज भी किए थे कि सर ऐसी सी बात है, तो धीरे धीरे पढ़ाइए सर आप। चलो मैं एकदम धीरे पढ़ा रहा हूँ, चलो एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, चलो 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड एलिफेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 12 अगस्त। हाथियों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यह दिन मनाया जाता है। द डे इज सेलिब्रेटेड विच इज द एम ऑफ द स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द प्लेग ऑफ एलिफेंट। इसमें एशियाई और अफ्रीकी हाथियों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला गया है, और इस अवसर पर कनाडा के फिल्म निर्माता जिनका नाम है पैट्रिशिया सिम्स के सहयोग से थाईलैंड बेस्ड, ठीक है, द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो सबसे पहले ये जानिए कि 12 अगस्त को मनाया जाता है। मुख्य उद्देश्य क्या है कि हाथियों की जो दुर्दशा हो रही है और दुर्दशा के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना है कि भैया उनको ऐसा काम मत करें, हाथियों को दुर्दशा जो है दुर्दशा की समाप्ति की जाए। प्रथम विश्व हाथी दिवस जो है 12 अगस्त 2012 को शुरू किया गया था। इसमें एशियाई हाथी और अफ्रीकी हाथियों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला गया है, और इस अवसर पर यह भी पूछा सकता है कि कनाडा के फिल्म निर्माता थे कि ऑस्ट्रेलिया के थे कि थाईलैंड के थे, कहाँ के थे? तो कनाडा के जो फिल्म निर्माता थे नाम था पेटीसीपीएस, याद रखिए, पेट्रिशिया सिम्स के सहयोग से थाईलैंड बेस्ड द्वारा आयोजन का कार्यक्रम किया जा रहा है। दिवस का महत्व आखिर क्यों? हर व्यक्ति का, जैसे आपका बर्थडे होता है तो एक महत्व होता है कि नहीं होता है बर्थडे का, वैसे इस दिवस का महत्व क्या है 12 अगस्त का? तो विश्व हाथी दिवस उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने पर केंद्रित है। हाथी विशेष रूप से एशियाई अफ्रीकी निवास स्थान के नुकसान, अवैध शिकार, कैद में दुर्व्यवहार जैसे खतरों की चपेट में है, और इनको बचाना हमारा कर्तव्य है। इसीलिए 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है, ताकि हाथियों की जो दुर्दशा हो उस दुर्दशा से उनको समाप्ति दी जाए, उनको मुक्ति दी जाए। वो भी तो भाई गज है, हाथी हैं, हमारे लिए प्रिय हैं वो। हाथियों की संख्या क्या है? 1 घंटे में 24 किलोमीटर तक अपना ठिकाना बदल सकता है, और इनकी गिनती करना कठिन हो जाता है। अगर मैं संख्याओं के बारे में बात करूं, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो है, ठीक है, WWF के हालिया आंकड़ों के अनुसार विश्व भर में लगभग 4,40,000 हाथी हैं, और WWF के मुताबिक प्रत्येक वर्ष लगभग 15,000 हाथियों का शिकार जो है शिकारियों द्वारा किया जाता है। देख लो, ये दुर्दशा है दांतों के चक्कर में। आपने सुना होगा एक मूवी आई थी, पिक्चर जो था आपका बेंगलोर का था, वो वीरप्पन, देखा होगा आप लोगों ने, उसमें बहुत अच्छे से दिखाया है, उसको देखिएगा। तो WWF के मुताबिक प्रत्येक वर्ष लगभग 15,000 हाथियों का शिकार शिकारियों के द्वारा किया जाता है। जियो और जीने दो, इस नारे पर भरोसा रखिए और उसको कर्तव्य को पूरा कीजिए। चलिए, इसके साथ साथ जंगली एशियाई हाथियों की संख्या घटकर 50,000 हो गई है, और जो ऐतिहासिक औसत का 15% है। इसको ध्यान से पढ़िएगा। और भी एलिफेंट हाथी एक किस्टोन प्रजाति है। कौन सी प्रजाति है बेटा? किस्टोन प्रजाति है। एशियाई हाथी की 3 उप प्रजातियां हैं, जैसे भारतीय है, सुमंत्रा है और श्रीलंकाई, 3 उप प्रजातियां हैं। कई बार पेपर में पूछा गया है। महाद्वीप पर शेष बचे हाथियों की तुलना में भारतीय हाथियों की संख्या और रेंज व्यापक है। इसको ध्यान से पढ़िएगा, किस्टोन प्रजाति है। और भारतीय हाथियों की संरक्षण स्थिति क्या है ये जान लीजिए। कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एलिफेंट जो है, पहला वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची फर्स्ट, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की सूची फर्स्ट है, इसको पढ़िएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की सूची फर्स्ट है। चलिए, दूसरा
ये कई बार परीक्षा में पूछा गया। IUCN रेड डेटा लिस्ट जो जारी करता है, लुप्त प्राय है, इंडेंजर्ड है। सिटीज परिशिष्ट फर्स्ट है इसका। एशियाई हाथियों की लगभग 50% आबादी जो है भारत में पाई जाती है। और इसके साथ ही साथ हाथी की जनगणना 2017 के अनुसार देश में हाथियों की कुल संख्या 27,312 है, जो कि 2012 में हाथियों की संख्या से लगभग 3,000 कम है। यानी कि 27 है तो 30,312 होगा 2012 में, तो देखो 3,000 कम पाए गए हैं 2017 में। तो 12 और 17 को कंपेयर ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो एक एक लाइन हाथियों का मैंने इसमें बता दिया है। जहाँ से भी क्वेश्चन आए इस क्वेश्चन करने की आप लोग कम से कम स्थिति में रहेंगे। ठीक है, भारत की पहल भी थोड़ा सा बता देता हूँ। देख लो, युक्ति आई इस परिवार इसीलिए हम लोग का जो मैटर है इसलिए हिट होता है। देखो, गज यात्रा चलाई गई है। यह हाथियों की रक्षा के लिए शुरू किया गया राष्ट्रव्यापी अभियान है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2017 में विश्व हाथी दिवस के अवसर पर की गई थी। इसके साथ ही साथ प्रोजेक्ट, देखो परीक्षा में खूब पूछा सकता है, यूपीएससी में वेरी इंपॉर्टेंट ये हो सकता है गज यात्रा। तो इसीलिए देखो 12 अगस्त गज यात्रा इस बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, 2017 में विश्व में हाथी दिवस के अवसर पर शुरू की गई थी। इसके साथ साथ प्रोजेक्ट एलिफेंट है, ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 1992 में शुरू किया गया था। ये भी कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। और राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसे कहा है, ने उड़ीसा सरकार को 14 चिन्हित हाथी गलियारों के लिए एक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया भी है। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महत्व, इंटरनेशनल देख लो, इंसेंटिव क्या है, इनिशिएटिव क्या है, सॉरी, हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी कार्यक्रम, इसे सीटीज पक्षकारों का सम्मेलन जिसे कॉप कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज द्वारा अज्ञापित किया गया है। और इसकी शुरुआत दक्षिणी एशिया में 2003 में की गई थी। इसके साथ भारत में माइक नामक क्षेत्रों की सूची शुरू की गई है, जिसमें इतने स्थान जो दिए गए हैं, जैसे देखो माइक है, नामित क्षेत्र है, स्थान है, जैसे चिरंग रिपू है, ढंग पटकी है, असम में है, पूर्वी दोआब है, पश्चिम बंगाल में है, देवमाली है, अरुणाचल प्रदेश में है। और भी देख लीजिए, गारो पहाड़ियाँ मेघालय में है, मयूरभंज है उड़ीसा में है, मैसूर जो है कर्नाटक में है, नीलगिरी है तमिलनाडु में, शिवालिक है उत्तराखंड में, वायनाड है जो केरल में। ये खूब परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। कहीं से भी क्वेश्चन, अगर मान लो गज यात्रा का कोई क्वेश्चन आया या हाथी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, जितना मैंने मैटर दे दिया है बेटा उससे बाहर एकदम नहीं पूछेगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, मेरी बात पे भरोसा ना हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए और उसको देखिए। आप लोग खुद आप लोग को पता चल जाएगा कि दूसरों से बेहतर क्यों है हम लोग। हो सकता है हमारे पास संख्या भी कम हो सकता है हमारे व्यूवर्स कम हो, लेकिन शुरुआत सभी लोग जीरो से करते हैं। और यकीन मानिए आने वाले समय में आप खुद देखेंगे रिजल्ट जब आप लोग का आएगा, खुद आप लोग बताएंगे। अभी रिसेंटली बहुत सारी परीक्षाएं हुई हैं, 150 में 110 120 क्वेश्चन लड़कों ने सही करके आए हैं। चलिए तो और अब बात करेंगे आगे। तीसरा क्वेश्चन जो है, आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम के तहत महिला स्वयं सहायता समूह के लिए पूंजीकृत सहायता कोष में कितनी राशि जारी की गई है। ठीक है, चलिए, हाउ मच अमाउंट हैज बीन रिलीज टू कैपिटलाइजेशन असिस्टेंस फंड फॉर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG जो है अंडर आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद सहायता समूह। ठीक है, संवाद प्रोग्राम जो है ये भी कह सकते हैं। आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद जो है उसके लिए कितनी पूंजी जारी की गई है। 800 करोड़, 1020 करोड़, 1452 करोड़ या 1625 करोड़, या इनमें से अधिक, एक से अधिक या एक से कम। तो इसका सही जो आंसर है वो सही आंसर है डी कितना है, 1625, 1625 करोड़ रुपए जो है लॉन्च किए गए हैं। चलिए इसका थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देखिए आराम से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 अगस्त को 2021 को आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम के तहत महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के साथ बातचीत की और 1625 करोड़ रुपए के पूंजीकृत सहायता कोष जारी करने की घोषणा की। इसके साथ ही साथ मोदी जी ने और अच्छे काम किए कि पूंजीकृत सहायता कोष से 4 लाख से अधिक जो है स्वयं सहायता समूह लाभान्वित होंगे इससे। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सीड मनी के रूप में 25 करोड़ रुपए भी जारी किए, जिसमें केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग द्वारा संचालित PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज के तहत 7500 स्वयं सहायता समूह सदस्यों को इससे लाभ होगा। इसके साथ राष्ट्रीय आजीविका मिशन जो है नेशनल लाइवलीहुड मिशन के तहत प्रोत्साहित किए जा रहे 75 किसान संगठन उत्पादकों संगठनों के लिए भी 4.13 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी घोषणा की कि बिना गारंटी के स्वयं सहायता समूहों को उपलब्ध ऋण की सीमा अब दोगुनी करके 20 लाख रुपए कर दी गई है और बचत खातों को ऋण खातों से जोड़ने की भी शर्त भी समाप्त कर दी गई है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इन स्वयं सहायता समूह सदस्यों या सामुदायिक संस्थान व्यक्तियों को भी दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रमोट भी किया जा रहा है। और इस अवसर पर महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों की सफलता की कहानियों का भी एक संग्रह भी जारी किया गया है और साथ ही कृषि आजीविका के सार्वभौमिक कर पर एक पुस्तिका भी जारी की गई है। तो इस डेटा को जितना मैं दे रहा हूँ आपको, इस डेटा को आराम से पढ़ लेना बेटा। 12 अगस्त का दिन हो चाहे 4 लाख से अधिक की जो मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी
चलिए 4 लाख से अधिक की बात कर रहा हूँ, चाहे सीड मनी की बात कर रहा हूँ, कितने लोग लाभान्वित होंगे, इस सबको पढ़ लीजिएगा आराम से, पेपर में खूब पूछा जाएगा क्वेश्चन। और भी देख लीजिए, स्वयं सहायता समूह के बारे में देख लीजिए। स्वयं सहायता समूहों को उन लोगों के अनौपचारिक संघों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो अपने रहने की स्थिति में सुधार के तरीके खोजने पर एक साथ आते हैं। ये समान सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों को एक स्वशासित सहकर्मी नियंत्रित सूचना समूह है जो सामूहिक रूप से समान उद्देश्यों को पूरा करने की इच्छा भी रखता है। तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बट नॉट लिस्ट। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है, बताओ कौन सा हो सकता है? भोपाल, इंदौर, पटना, नोएडा और इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा इस बार का, लिख के मैं अभी कह रहा हूँ, चाहे यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस किसी भी परीक्षा हो, चाहे यूपीएससी की परीक्षा हो, लगातार एक क्वेश्चन आएगा, देख लेना 100% आता है। फर्स्ट वाटर सिटेशन अनाउंस फॉर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021, परिवर्तन 2021 कह सकते हैं। भोपाल, इंदौर, पटना और नोएडा, ये इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सही आंसर है इंदौर, ठीक है। इंदौर वैसे भी इतना खूबसूरत शहर है, सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर, तो इसका सही आंसर है इंदौर। भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। स्वच्छ स्वच्छता के प्रति अपने दृढ़ संकल्प और समर्पण के लिए इंदौर पूरे देश के लिए मिसाल है। इंदौर सिटी को यह सर्टिफिकेट सरकार ने 11 अगस्त 2021 को दिया है और यह प्रमाणीकरण नदियों और नालों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रदान किया गया है। इसके साथ ही साथ इंदौर बहुत मामलों में नंबर 1 पे हमेशा रहता है। स्वच्छ सर्वेक्षण की बात, यह भारत के शहरों और कस्बों में स्वच्छता का एक वार्षिक सर्वेक्षण है और इसमें होता क्या है, इससे स्वच्छ भारत अभियान के तहत लॉन्च किया गया है और यह अभियान 2 अक्टूबर 2019 को भारत को स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। प्रथम स्वच्छ सर्वेक्षण जो है 2016 में किया गया था और इसमें 73 शहरों को शामिल किया गया था और 2020 तक 42 शहरों को कवर करने के लिए सर्वेक्षण की गई है। इसे दुनिया भर में सबसे बड़े स्वच्छता सर्वेक्षण के रूप में चिन्हित किया गया है। इसको ध्यान से पढ़ लेना, ये लिंक है, इस लिंक को भी यूज आप लोग कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे, सभी लोग जानते हैं अपना रेल कनेक्टिविटी काफ़ी बड़ा है। भारतीय रेलवे ने एक एकीकृत वन स्टॉप समाधान रेल मदद में उपलब्ध टोल फ्री नंबर को निम्न में से कितनी भाषाओं में किया जा सकता है? इंडियन रेलवे हैज मेड टोल फ्री नंबर अवेलेबल इन एन इंटीग्रेटेड वन स्टॉप सोल्यूशन रेल मदद जो है इन हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेज, ठीक है, कितनी भाषा में हो सकता है, किया जा सकता है? 8, 10, 12, 20 और इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो सही इसका आंसर जो होगा वो होगा 1 दर्जन यानी कि 12। इंडियन रेलवे हैज मेड टोल फ्री नंबर अवेलेबल इन इंटीग्रेटेड वन स्टॉप सोल्यूशन रेल मदद इन हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेज इन 12, कितना 12 भाषाओं में किया जा सकता है, ठीक है। तो भारतीय रेलवे ने एकीकृत वन स्टॉप समाधान इंटीग्रेटेड वन स्टॉप सोल्यूशन रेल मदद लॉन्च किया है जिसमें राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट पोर्टल ने कई मौजूदा हेल्पलाइनों को एक में मिला दिया है जो विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। रेल मंत्रालय के टोल फ्री नंबर 139 का उपयोग सभी प्रकार की पूछताछ और शिकायत करने के लिए किया जा सकता है और हेल्पलाइन की सुविधा 24 घंटे में 12 भाषाओं में उपलब्ध है। इसको भी ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है G20, बहुत पूछता है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। G20 सांस्कृतिक मंत्रियों के सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व निम्न में से किसने किया है? ऑप्शन ए सुनीता शेख, ममता शर्मा, सुलेखा बंगी, मीनाक्षी लेखी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सही आंसर इसका है, सही आंसर क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर है मीनाक्षी लेखी। मीनाक्षी लेखी जो है बीजेपी की नेता है। तो G20 संस्कृति मंत्रियों के सम्मेलन में भारत का जो प्रतिनिधित्व किया है मीनाक्षी लेखी ने किया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। भारत की सांस्कृतिक राज्य मंत्री इस समय जो बनी है मीनाक्षी लेखी ने भारत सरकार की ओर से G20 संस्कृति मंत्रियों G20 कल्चर मिनिस्टर की बैठक में भाग लिया। 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी इटली ने 29 से 30 जुलाई 2021 को G20 का रही अध्यक्षता के दौरान की थी और G20 सांस्कृतिक मंत्रियों मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने G20 संस्कृति कार्य समूह के संदर्भों की शर्तों कल्चर वर्किंग ग्रुप ऑफ टर्म ऑफ रेफरेंस को अपनाया भी है। तो मीनाक्षी लेखी वो मंत्री है जो गई थी इटली 2 दिवसीय दौरे पे। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री साहब से है, नरेंद्र मोदी जी पे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस की अध्यक्षता की है, इसका विषय क्या था? प्राइम मिनिस्टर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज शेयर्ड द ओपन डिबेट ऑन द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी, व्हाट वाज इट्स सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा इस बार का। समुद्र एक साझा संस्कृति, समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना या समुद्री हमारी संयुक्त विरासत या
समृद्ध समुद्र से जुड़ा हमारा भविष्य या उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक, क्योंकि जिसके पास समुद्र होगा वही आगे तरक्की भी करेगा। तो सही आंसर इसका है, देखो बेटा सब्जेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो भी पीएम के सेंटेंस है तो और इंपॉर्टेंट हो गए, समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो इसका सही आंसर होगा आंसर बी, 7वें का हो जाएगा बी। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली ओपन डिबेट की अध्यक्षता की और पीएम मोदी यूएनएससी की खुली बहस की अध्यक्षता करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। ये गौरव भी इनको मिला हुआ है। भारत ने फ्रांस से पदभार ग्रहण करते हुए अगस्त 2021 के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण की है और उच्च स्तर खुली बहस ओपन डिबेट का विषय समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक मामला, ठीक है, मैरीटाइम सिक्योरिटी केस फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन विथ, ठीक है। तो इसका ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये बी जो है समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना, इसका सही आंसर है 7 का बी, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बट नॉट लिस्ट, 8वां क्वेश्चन। इसके साथ साथ ये भी देख लो कि भारत अपनी अध्यक्षता के दौरान शांति स्थापना और आतंकवाद विरोधी पर 2 और बैठकें आयोजित भी करेगा, क्योंकि आतंकवाद सबके लिए मुद्दा है। आपने अफगानिस्तान का केस देखा ही है कि किस तरह तालिबानों ने हर जगह कैप्चर करना चालू कर दिया है। खैर इस पर कभी मैं पूरा डिटेल बात भी करूंगा। बहस डिबेट के दौरान पीएम ने 5 सिद्धांतों को रेखांकित किया जिनकी समुद्री व्यापार और सुरक्षा के संदर्भ में पालन करने की आवश्यकता है। ये 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं? पहला, मुक्त समुद्री व्यापार बाधाओं के बिना। दूसरा, समुद्री विवादों का शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए। तीसरा, समुद्री खतरों का मुकाबला सभी को करना है। चौथा, जिम्मेदारी समुद्री संपर्क को प्रोत्साहित करना है और समुद्री पर्यावरण और संसाधनों का संरक्षण भी करना है। ये भी इन 5 मुद्दों को उन्होंने कहा, ये 5 हमारे प्रिंसिपल है, ये 5 हमारे सिद्धांत हैं और इसका सभी लोग को फॉलो भी करना होगा। अगला क्वेश्चन है 8वां बट नॉट लिस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, 28वें आसियान क्षेत्र मंच एशियान एआरएफ के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है? ऑप्शन ए एस जयशंकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजकुमार रंजन, ऑप्शन मुख्तार अब्बास नकवी, ऑप्शन डी शशि भूषण राय और उनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है एशियान क्षेत्रीय मंच विदेश मंत्रियों की बैठक में हमारे देश के जो है डॉक्टर राजकुमार रंजन साहब जो है, इन्होंने ही इस प्रतिनिधि का मंडल का नेतृत्व किया था, राजकुमार रंजन। चलिए व्याख्या पढ़ लेते हैं इसका। विदेश राज्य मंत्री, विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। और विदेश राज्य मंत्री कौन है? डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने 28वें एशियान क्षेत्रीय मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत के प्रतिनिधित्व का नेतृत्व किया। और बैठक बुरनोई, ये क्वेश्चन खूब पूछा है, कहाँ हुआ है? बुरनोई दारुसलाम की अध्यक्षता में हुई है। आगे बढ़िए और भी पूछते हैं। एआरएफ सदस्यों ने अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल और क्षेत्रीय मुद्दों, रीजनल इशू के साथ साथ एआरएफ की भविष्य की दिशा पर विचारों का आदान प्रदान किया है। डॉक्टर सिंह ने हिंद प्रशांत, आतंकवाद के खतरे, समुद्री क्षेत्र में एनसीओलोस अनक्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी के महत्व और साइबर सुरक्षा पर भारत के दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने क्या किया है कि एआरएफ ने मंत्रियों युवा शांति और सुरक्षा एजेंडा को बढ़ावा देने पर एक संयुक्त वक्तव्य को भी अपनाया है और भारतीय समुद्री सुरक्षा पर एआरएफ गतिविधियों और पहलों में सक्रिय रूप से संलग्न है और आतंकवाद विरोधी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और आपदा राहत सभी मुद्दों पर इन्होंने बात भी किया है। इसके साथ साथ 2021 में भारत ने समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को लागू करने पर एक एआरएफ कार्यशाला की अध्यक्षता भी किया जाएगा और 2021-22 के दौरान भारत समुद्री सुरक्षा पर एआरएफ और अंतर स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेगा और अंतर्राष्ट्रीय जहाज और बंदरगाह सुविधा सुरक्षा कोड का एक कार्यशाला भी आयोजित करेगा। इसको भी ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। 9वां क्वेश्चन है। चलिए अब 9वां क्वेश्चन देखते हैं। इबसा इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता निम्न में से किसने की है? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रेसाइड ओवर मीटिंग ऑफ इब्सा इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका? ठीक है, तो बताइए इसका टूरिज्म मिनिस्ट्री, सांस्कृतिक पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने किया है? जी किशन रेड्डी, एल रिचर्ड, मचेडो नेटो, फिश अमोश और इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है भारत ने पहला है जिनका नाम है जी किशन रेड्डी। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। जी किशन रेड्डी साहब, चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। भारत ने वर्चुअल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से इब्सा पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया। भारत के केंद्रीय पर्यटन मंत्री जो हो चुके हैं जिनका नाम है जी किशन रेड्डी साहब, जो बैठक की अध्यक्षता भी किया है। कहाँ पर हुआ है बेटा? ये देख लो, ब्राजील के संघीय गणराज्य के पर्यटन मंत्री गिल्सन मचोडो नेटो और दक्षिणी अफ्रीका गणराज्य के उप पर्यटन मंत्री फिश अमोस महलेला ने भारत की इब्सा अध्यक्षता के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग भी लिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत आराम से पढ़िएगा। संघाई सहयोग कॉर्पोरेशन, जब भी आया है संघाई की बात परीक्षा में, चाहे यूपीएससी की परीक्षा हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस की हो, एसपीएससी हो, हर जगह पूछा जाता है संघाई सहयोग संगठन।
के सदस्य देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? भारत, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चीन और उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है ताजिकिस्तान, वो देश है ताजिकिस्तान जो है, ताजिकिस्तान सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के कृषि मंत्रियों की 6वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया और मंत्री जी ने बैठक आयोजन दुनसावे में ताजिकिस्तान की अध्यक्षता में किया गया था। केंद्रीय किसान और कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे भी इस बैठक में शामिल हुई थी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं। टॉप 10 का जो सीरीज है ये आप लोग के लिए रोज लाया जाता है और अच्छे से आप लोग हम लोग का साथ दीजिए, युक्ति परिवार का साथ दीजिए, युक्ति IAS की टीम से जुड़िए। आने वाले समय में हर तरह के मैटर जिसे दिया जाता है, चाहे एडिटोरियल हो, चाहे दैनिक राष्ट्रीय संस्करण का एनालिसिस हो, चाहे वो कोई भी करंट का टॉपिक हो, चाहे वो आने वाले समय में सब्जेक्ट के भी टॉपिक स्टार्ट होंगे, लेकिन इसका पहला शर्त है कि आप लोग का फुल सपोर्ट हमें चाहिए। कुछ भी पूछना हो कमेंट करिए, कमेंट के माध्यम से हमसे पूछिए, हमसे संवाद कीजिए। आप लोग ये नंबर है, इस नंबर का कभी यूज भी कर सकते हैं। ये नंबर खूबसूरत सा नंबर है, कोई नंबर स्विच ऑफ नहीं है, सब काम करता है। ठीक है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को बताइए, क्योंकि आने वाले समय में लगातार बहुत सारी परीक्षाएं होने वाली हैं और सभी में आप लोगों को काम देगा। इंटरव्यू तक काम देगा, प्री मेंस इंटरव्यू हर जगह काम देगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद,